नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लेख किया गया है। जब हम वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब कुछ बोलना है, जब हमें तथ्यों के आधार पर जब हम बोलेंगे तो हमें कुछ तथ्य तो चाहिए सरकार के बारे में। तो उन तथ्यों के जो वो आंकड़े हमें कहाँ से जुटाए जाए, सरकार ऐसे तो देगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या कर एक कानून बनाना पड़ा जिसका नाम है आरटीआई एक्ट 2005, जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 19 सब क्लास 1 से। और साथ में एक और पॉइंट जो है वो 1990 के दशक में जब हमारे देश में एलपीजी आया तो एलपीजी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आई। हमें सुशासन की ज़रूरत पड़ी जो कि गुड गवर्नेंस का पार्ट है। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, चाहे वो एमपी की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गुड गवर्नेंस पे आज मुख्य रूप से फोकस कर रही है। जैसे कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पूर्वानुमान और भागीदारी, ये 4 टॉपिक जो है वो गुड गवर्नेंस के हैं। इन सब के आधारों पर देखते हुए हमें आरटीआई की आवश्यकता पड़ी। आगे यदि हम बात करें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो सबसे पहले जो वैश्विक स्तर पर जब आरटीआई की पहचान की गई तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी अपनाया गया। इसी के माध्यम से मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मंगवाने एवं प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। संयुक्त यूएन में ये पहला काम हुआ था कि भाई सूचनाओं का लेना देना किस प्रकार मीडिया के माध्यम से या कोई जो वहाँ ऑफिशियल थे उनके माध्यम से हम सूचना का आदान प्रदान करते थे। हम आगे आगे यदि हम बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में इसकी शुरुआत हुई 1987 में, जब राजस्थान के कुछ मजदूरों ने जो उनको सैलरी दी जा रही थी वो कम दी जा रही थी, तो उनके आधारों पर उसने क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया। जब विरोध प्रदर्शन, जो मजदूर किसान यूनियन है वो उनके साथ जुड़ा और उसने इस चीज़ की मांग की कि हमें सारा रिकॉर्ड्स चाहिए। जब रिकॉर्ड्स में देखा गया कि मजदूरों की सैलरी कम क्यों रखी गई है, तो उसमें भ्रष्टाचार भी निकला साथ साथ में जो प्रशासन के अधिकारी थे उनके लिए। तो वहीं से एक मूवमेंट बना और लगभग 2002 तक आते आते सरकार ने निश्चय किया कि नहीं, हमें आरटीआई ना चाहिए। आरटीआई एक्ट 2005 15 जून 2005 में संसद से पास हो गया था और जो फोर्स में कब आया? 12 अक्टूबर 2005 को ये फोर्स में आया सर। और एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको फैक्ट दे दूं, वर्ष 2005 में पुणे पुलिस स्टेशन को आरटीआई के तहत पहली याचिका प्राप्त हुई थी। यदि एग्जाम में पूछे तो स्पष्ट टिक कर देना, क्योंकि ये जो आयोग है वो एक वैधानिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। वैधानिक और संवैधानिक दो तरीके के होते हैं। वैधानिक का मतलब होता है जो संसद के अधिनियम के तहत बनाया गया हो, ठीक है। और संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जिसमें संविधान का पहले से ही, जिसका संविधान में पहले से ही उल्लेख हो। दो मीनिंग होता है। तो इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग का आयोग जो है वो एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का संगठन के बारे में बात करते हैं। इस आयोग के एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे एक समिति की सिफारिश के आधार पर। उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। इस आयोग का जो अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, ये इसका ग्राउंड है, जिसमें विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, जनसंचार आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई भी लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। इनके कार्यकाल की बात करें हम तो 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो उसको माना जाएगा। यदि हम इसको हटाने की बात करें तो राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को एवं अन्य आयुक्तों को हटा सकता है। जो ग्राउंड्स है उनको, ग्राउंड्स को यदि हम देखें, पहला जो ग्राउंड्स है वो है दिवालिया, मतलब पागलपन।
या नैतिक चरित्रहीनता। और जो तीसरा, जब कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ के पद पर रहना, ये पर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना, ये कुछ ग्राउंड्स हैं इनको अक्षम करार करने का। इसके अलावा कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, लेकिन इनको हटाने से पहले एक जांच कमेटी बैठेगी। उस जांच कमेटी में उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय उस जांच के उपरांत इनको सही पाता है कि इन्होंने दोष किया है इस तरह का, तो इनको राष्ट्रपति को, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, उनको हटा दिया जाता है इसके बाद। और जो उनके वेतन भत्ते हैं वो मुख्य चुनाव आयोग जो होता है या अन्य जो मुख्य चुनाव आयोग जो होते हैं, दो जो होते हैं, उनके बराबर होगा। लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया था कि इनका जो वेतन भत्ते एवं कार्यकाल जो सेवा शर्तें हैं वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों के बारे में यदि हम बात करें, इस अधिनियम के तहत हम जब कोई भी आरटीआई दाखिल करेंगे तो वो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको सूचना प्रदान की जानी चाहिए। दूसरी जो है, यदि आप किसी सूचना जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी सूचना को सूचना आयोग 48 घंटे में उस सूचना को आपको प्रोवाइड करेगा। जो संबंधित कार्यालय या संबंधित जो भी आपका आयोग होगा उससे यदि आप सूचना लेना चाहे तो राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। यदि आपने किसी कार्यालय या किसी ऑफिस से कोई सूचना मांगी, समय पे आपको सूचना नहीं दी गई है, इन दो ग्राउंड्स को देखकर, ऊपर के जो दो ग्राउंड्स हैं उनको देखकर, तो आप इनकी अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग, जितने भी संवैधानिक निकाय व उनसे संबंधित जो पद हैं को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा गठित संस्थान भी शामिल किए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और जो सामरिक हित हैं उनके बारे में यदि कोई सूचना पूछी जाती है तो उसको देने के लिए मना है, जो सिक्योरिटी को थ्रेट करता हो ऐसी चीज़ों के लिए। अब यदि हम बात करें कि सूचना आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है, पहली जो चुनौती है वो है जागरूकता में कमी। जागरूकता में कमी मतलब आप इस तरह समझिए कि लोगों के पास ये एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में स्पष्ट बोला गया था कि लगभग 50% लोगों को पता ही नहीं है। उनको टीवी के माध्यम से पता चलता है कि सूचना के मतलब किसी पर्सन ने आरटीआई दाखिल की थी, तो इस आधार पर ये घोटाले का खुलासा हुआ। आपको एक उदाहरण बता दूं, 2G घोटाला या फिर 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला। प्रदान की जाने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता, जो सूचना जरूरी नहीं है उसको भी दे देते हैं। समय पर सूचना प्राप्त न होना, कई बार ऐसा हुआ है कि 30 दिनों का अंतर, जो 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान करना था वो कई बार 50 दिन भी हो जाते हैं, तब भी सूचना नहीं मिलती है। सूचना के अधिकार जो कानून के पूरा कानून है, जैसे कि विसल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम, उसका कुशल क्रियान्वयन न होना। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको उनकी जानकारी निकाल कर उनके ऊपर हमले कराए गए हैं ताकि वो जानकारी न ले सरकार से और पब्लिक डोमेन में न रखें। एक संशोधन किया गया है जो कि कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें 5 वर्ष की जगह जो कार्यकाल है उनका वो 3 वर्ष कर दिया गया और 65 वर्ष की आयु कर दी गई है। इसलिए ये फॉलो अप दिया गया है आपको थोड़ा सा।